नमस्कार दोस्तों। प्रतिज्ञा भाग 21 में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। पुल के नीचे बहती नदी की आवाज वातावरण को और भी भारी बना रही थी। मंसूर अपनी तैनाती का कार्य समाप्त होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके मन में उठ रहे सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। अब तक जो भी सुराग मिले थे वे सब एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे, पूछताछ केंद्र। महराज की बात भी उसके कानों में गूंज रही थी। मंसूर ने गहरी सांस ली। काम समाप्त होते ही उसने अपनी तलवार कमर से बांधी और पूछताछ केंद्र की ओर चल पड़ा। वह जगह पुल से अधिक दूर नहीं थी, लेकिन आज वहां तक का रास्ता उसे बहुत लंबा लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। कहीं कहीं मशालें जल रही थीं। ऊंची पत्थर की दीवारों वाला वह केंद्र हमेशा की तरह भय पैदा कर रहा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक सैनिक ने उसे पहचान लिया। अरे मंसूर, तुम यहां? मंसूर ने ध्यान से देखा। वह फैजान था, वही युवक जिसने उसके साथ सैनिक प्रशिक्षण लिया था। फैजान। मंसूर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। काफी समय बाद मिले। दोनों कुछ क्षण पुराने दिनों की बातें करते रहे। फिर मंसूर धीरे से असली विषय पर आया। मुझे एक बात पूछनी थी। लगभग 20 दिन पहले यहां किसी बूढ़े आदमी को लाया गया था क्या? फैजान ने भौहें सिकोड़ लीं। 20 दिन पहले? भाई, यहां रोज इतने लोग लाए जाते हैं कि सब याद रखना मुश्किल है। फैजान ने सिर हिलाया। मेरी तैनाती के समय तो शायद नहीं, पर हो सकता है उसके बाद कोई लाया गया है। पहरेदार बदलते रहते हैं। हर आदमी का हिसाब कौन रखे? उस दिन मैं रात के समय तैनाती पर था। वह अचानक रुका, जैसे उसे कुछ याद आया हो। ठहरो, एक अनौपचारिक किताबचा है। कभी कभी पहरेदार उसमें छोटी मोटी जानकारी लिख देते हैं। दोनों भीतर चले गए। नजर बचाकर वे एक छोटे कमरे तक पहुंचे। कमरे में धूल जमी हुई थी। एक कोने में लकड़ी की मेज पर पुराना किताबचा पड़ा था। फैजान ने उसे खोला और पन्ने पलटने लगा। मंसूर की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ देर बाद फैजान की उंगली एक पंक्ति पर रुक गई। यह देखो। मंसूर झुककर पढ़ने लगा। नाम की जगह खाली थी, लेकिन नीचे लिखा था, लगभग 55 वर्ष का व्यक्ति, कारण बागियों से संबंध होने का संदेह, पूछताछ अधिकारी सिकंदर। समय था दिन लगभग दोपहर। मंसूर की आंखें कुछ पल के लिए स्थिर हो गईं। सिकंदर, यानी स्वयं पूछताछ केंद्र का प्रमुख? फैजान बोला। शायद वही आदमी हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मंसूर ने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने धीरे से किताब को बंद किया। हो सकता है, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन भीतर कहीं कुछ उसे खटक रहा था। मंसूर ने फैजान का धन्यवाद किया और केंद्र से बाहर निकल आया। रात और गहरी हो चुकी थी। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर उस इमारत को देखा। मशालों की रोशनी में उसकी दीवारें किसी रहस्य की तरह खड़ी थीं। मंसूर के मन में अब एक नया संदेह जन्म ले चुका था। उस शाम उसने अपनी मां से अब्बू को ले जाने का समय पूछा। उत्तर से उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसके अब्बू के तिल के पीछे सिकंदर का ही हाथ है। पूरे दिन उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। आंखों में नींद नहीं थी, बस बदले की आग थी। शाम ढलते ही उसने अर्जुन को संदेश भिजवाया। अब्बू के कातिल का पता लग गया है। कुछ देर बाद जवाब आया। तो देर किस बात की? मंसूर ने फिर लिखा, जल्दी ही बुलाऊंगा, तैयार रहना। उस दिन सिकंदर काम पर नहीं आया था। खबर मिली कि वह अपने बीमार ससुर को देखने खेड़ी गांव गया हुआ है। मंसूर की आंखों में चमक उभरी। तो किस्मत खुद उसे मेरे सामने ला रही है। अगला दिन गुरुवार था। मंसूर अपने अफसर के पास पहुंचा। हुजूर, मुझे आज छुट्टी चाहिए। अफसर मुस्कुराया। कादरी साहब की दरगाह जाना है ना? चले जाओ। छुट्टी की क्या जरूरत? मंसूर ने धीमी आवाज में कहा, कल रात अब्बू सपने में आए थे। मैं उनकी याद में 2 दिन दरगाह पर गुजारना चाहता हूं। अफसर का चेहरा नरम पड़ गया। अगर ऐसी बात है तो जरूर जाओ। काम खत्म होते ही मंसूर सीधा अपने दोस्त रहमान के पास पहुंचा। रहमान, 2 दिन अम्मी का ख्याल रखना। मैं बाहर जा रहा हूं। रहमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू फिक्र मत कर। वो सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी मां है। मंसूर की आंखें भर आईं। शुक्रिया। भाइयों के बीच शुक्रिया नहीं होता। उसने तुरंत अर्जुन को संदेश भेजा, फौरन निकलो। अर्जुन का जवाब आया, मैं तैयार हूं।
कहाँ आना है? दरगाह पर। आज रात सिकंदर से हिसाब होगा। उधर सिकंदर के ससुराल में हकीम ने बूढ़े ससुर की नब्ज एक बार फिर टटोली। कमरे में धीमी रोशनी थी और जलती मशाल की लौ दीवारों पर कापती परछाइयां बना रही थी। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने संतोष से सिर हिलाया। अल्लाह का शुक्र है, हकीम बोला, दवा असर दिखाने लगी है। अब हालत पहले से बेहतर है। अगर इसी तरह आराम मिलता रहा तो जल्द खतरा टल जाएगा। सिकंदर के चेहरे पर हल्की राहत दिखाई दी। पिछले कई दिनों से वह अपने ससुर की बीमारी को लेकर चिंतित था। क्या अभी भी बुखार बना हुआ है? उसने पूछा। हकीम ने धीरे से चादर ठीक करते हुए कहा, कम है, मगर कमजोरी बहुत है। इन्हें पूरा आराम चाहिए। फिर उसने अपना पुराना चमड़े का थैला खोला और उसमें से छोटी शीशी निकालकर सिकंदर की ओर बढ़ा दी। यह दवा रात में 2 बार देनी है, उसने गंभीर स्वर में कहा, मात्रा ज्यादा मत होने देना। सिकंदर ने शीशी हाथ में लेते हुए सिर हिलाया। फ्रीदा, उसने आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में उसकी बेगम भीतर आ गई। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जी हकीम साहब, जो समझाए ध्यान से सुन लो। फ्रीदा तुरंत हकीम के पास आकर खड़ी हो गई। हकीम ने दवा की खुराक समझाई, परहेज बताए और किन चीजों से बचना है यह भी विस्तार से बताया। तेल मसाला बिल्कुल नहीं, हकीम बोला, और रात को ठंडी हवा न लगे। जी ध्यान रखूंगी, फ्रीदा ने कहा। सिकंदर चुपचाप सब सुनता रहा। जब सारी बातें पूरी हो गईं, तो उसने बाहर खड़े नौकर को आवाज दी, रहीम अंदर आओ। हुजूर। हकीम साहब को इज्जत से उनके घर छोड़ आओ। जैसा हुक्म। हकीम ने जाते जाते सिकंदर की ओर देखा। फिक्र कम कीजिए, बीमारी बड़ी है मगर उम्मीद अभी बाकी है। सिकंदर ने हल्के से सिर झुका दिया। हकीम के जाते ही कमरे में कुछ पल का सन्नाटा छा गया। तभी बाहर से पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। सिकंदर की बेटी जीनत भीतर आई। अब्बा जान, उसने धीमे स्वर में कहा। सिकंदर ने उसकी ओर देखा और चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। मैं सोच रहा था कि कल सुबह वापस निकल जाऊं, उसने कहा। तुम 2 दिन बाद आ जाना, मैं तुम्हें लेने सिपाही भेज दूंगा। ठीक है, फ्रीदा ने जवाब दिया। जीनत कुछ झिझकी, फिर बोली, अब्बा जान, अगर इजाजत हो तो मैं मौसी के घर चली जाऊं। सिकंदर ने भौं उठाई। अचानक जीनत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मौसी की बेटी नफीसा अपने ससुराल से आई हुई है। बहुत दिनों बाद मिली हूं। हम दोनों साथ समय बिताना चाहते हैं। फ्रीदा मुस्कुराई। दोनों अच्छी सहेलियां हैं, उसने कहा। जब मिलती हैं तो घंटों बातें खत्म नहीं होती। सिकंदर ने बेटी को कुछ क्षण देखा। उसके कठोर चेहरे पर भी हल्की नरमी उतर आई। ठीक है, उसने कहा, मगर शाम होने से पहले लौट आना। जीनत के चेहरे पर खुशी चमक उठी। शुक्रिया अब्बा जान। उधर दरगाह के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे मंसूर अर्जुन का इंतजार कर रहा था। चारों ओर छोटे दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे। तभी उसकी नजर एक बूढ़े खिलौने वाले पर पड़ी। कमजोर हाथ, धुंधली आंखें, बार बार मिट्टी के खिलौने गिरकर टूट रहे थे। मंसूर का दिल भर आया। वह चुपचाप उठकर उसके पास गया और खिलौने बांधने लगा। बूढ़े ने उसे गौर से देखा। बेटा, कौन हो तुम? मंसूर मुस्कुराया। पहले ये बताइए, टूटे खिलौनों की कीमत क्या है? उसने जेब से सिक्के निकालकर आगे बढ़ाए। बूढ़ा तिलमिला उठा। क्या मैं भिखारी लगता हूं तुम्हें? मंसूर की आवाज कांप गई। अगर अबू खान होते तो क्या उन्हें भी मना कर देते? बूढ़ा जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। क्या कहा तुमने? मंसूर की आंखें भीग उठीं। मैं अबू खान का बेटा मंसूर हूं। बूढ़े के होंठ कांप उठे। या माशा अल्लाह, इतना बड़ा हो गया तू। उसने मंसूर को सीने से लगा लिया। तेरे अब्बू बहुत नेक इंसान थे। मंसूर ने बूढ़े के हाथ पकड़ लिए। आपके लिए कुछ करूं तो ऐसा लगेगा जैसे अब्बू के लिए कर रहा हूं। बूढ़े ने दुआ देते हुए एक ताबीज उसके हाथ पर बांध दिया। खुदा तुझे हर मुसीबत से बचाए। कुछ देर बाद एक परछाई उसकी तरफ बढ़ी। उसने चेहरे से कपड़ा उतारा। वह अर्जुन था। कैसे हो? मंसूर ने पूछा। ठीक हूं। किशन और गुरपाल कैसे हैं? ठीक हैं, लेकिन गुरपाल बहुत नाराज हुआ कि उसे साथ क्यों नहीं लाए, अर्जुन बोला। मंसूर हल्का मुस्कुराया। हर बार की तरह। फिर उसका चेहरा कठोर हो गया।
सिकंदर अपने ससुर के घर है। आज रात उसका अंत होगा। दोनों चल पड़े सिकंदर से मुलाकात करने। अमावस की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा था। शकूर की हवेली ऊंची दीवारों से घिरी थी। दरवाजे पर दो पहरेदार खड़े थे। मंसूर ने धीमे से कहा, ये दोनों उसी के खास आदमी हैं। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ी, फिर इन्हें भी जवाब मिलेगा। दोनों आगे बढ़े। कौन हो तुम? पहरेदार गरजा। अर्जुन ने ठंडी आवाज में पूछा। सिकंदर अंदर है क्या? पहले अपनी पहचान बताओ। मंसूर की आंखों में आग जल उठी। हम तुम्हारी मौत हैं। अगले ही पल तलवारें चमक उठीं। लोहे की टकराहट से रात कांप उठी। कुछ ही पलों में दोनों पहरेदार जमीन पर पड़े थे। शोर सुनकर सिकंदर बाहर आया। अपने आदमियों की लाशें देखकर उसका चेहरा उड़ गया। वह दरवाजा बंद करने दौड़ा, लेकिन मंसूर ने उसे रोक लिया। दोनों अंदर घुस गए। सिकंदर घबराकर पीछे हटने लगा। सिकंदर की बेगम भी दौड़ती हुई आ गई। कौन हो तुम? लड़ने आए हो? अगर बहादुर हो तो एक एक करके लड़ो। मंसूर की आवाज बिजली की तरह गूंजी। हम तेरे शौहर जैसे नहीं हैं, जो निहत्थों का कत्ल करें। उसने तलवार निकालते हुए कहा, आज मैं अकेला इसका हिसाब करूंगा। तलवारें टकराईं। चिंगारियां उड़ी। सिकंदर बेहद माहिर योद्धा था। हर वार भारी पड़ रहा था। मंसूर लड़ तो रहा था, लेकिन उसके सामने अनुभव का पहाड़ खड़ा था। सिकंदर लड़ते लड़ते सोच रहा था, ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। अचानक एक जोरदार वार हुआ। मंसूर की तलवार दूर जा गिरी। सिकंदर जोर से हंसा। बस इतनी सी ताकत? मंसूर ने कमर से खंजर निकाल लिया। सिकंदर ने तिरस्कार से देखा। इस छोटे से खंजर से मुझे मारोगे? उसने फिर हमला किया। मंसूर का हाथ कट गया। वह गिर पड़ा। सिकंदर आगे बढ़ता गया। मंसूर पीछे सरकता गया, जब तक कि उसकी पीठ दीवार से न लग गई। अब पीछे कोई रास्ता नहीं था। सिकंदर ने तलवार दोनों हाथों से उठाई। आज जिस विचार से तू यहां आया है वो भी तेरे साथ दफन हो जाएगा। उसकी हंसी हवेली में गूंज उठी। उसी पल मंसूर ने पूरी ताकत से अपने पैर का वार सिकंदर के घुटने पर किया। सिकंदर लड़खड़ा गया, और अगले ही क्षण मंसूर का खंजर उसकी छाती में धंस चुका था। सिकंदर की चीख हवेली में गूंज उठी। मंसूर ने दांत भींचकर दूसरा वार किया। सिकंदर जमीन पर गिर पड़ा। हमेशा के लिए। मंसूर हाफ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अब्बू, आपका बदला पूरा हुआ। सिकंदर की बेगम चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी। अर्जुन तुरंत मंसूर के पास पहुंचा। उसकी बाह से लगातार खून बह रहा था। चलो, यहां से निकलना होगा। दोनों हवेली से बाहर निकले और अंधेरी गलियों में गुम हो गए। गांव के बाहर किशन आ गया था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। मंसूर ने उसे जहन्नुम भेज दिया। किशन ने मंसूर के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन हाथ खून से भीग गया। तुम घायल हो। उसने तुरंत मरहम निकाला और पट्टी बांधी। मंसूर ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में सुकून था। अब दरगाह जाना है, वही रुकूंगा। आज अब्बू की रूह को चैन मिलेगा। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, हम चलते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो संदेश भेज देना। मंसूर हल्का सा मुस्कुराया। तुम लोगों ने आज मेरा साथ देकर जो किया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन ने तुरंत उसकी बात काट दी। दोस्तों के बीच एहसान नहीं गिने जाते। किशन ने भी मुस्कुराकर कहा, अब आराम कर, बहुत खून बह चुका है। तीनों ने एक दूसरे को देखा। उन निगाहों में दोस्ती भी थी, दर्द भी, और जीत का सुकून भी। अर्जुन और किशन अपने घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में खो गए। मंसूर धीरे धीरे दरगाह के अंदर पहुंचा। उसने झुककर सजदा किया। उसकी आंखें बंद थीं। होठ कांप रहे थे। या खुदा, आज मेरे अब्बू को इंसाफ मिल गया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। फिर उसने कादरी साहब की मजार के सामने बैठकर सिर झुका दिया। दिल में जो तूफान कई महीनों से जल रहा था, आज पहली बार थोड़ा शांत हुआ था। पूरी रात दरगाह में कव्वालियां गूंजती रहीं। ढोल की थाप, सूफियाना आवाजें, और जलते दियों की रोशनी। मंसूर वहीं बैठा सुनता रहा। कभी आंखें बंद कर लेता, कभी अपने अब्बू का चेहरा याद करने लगता।
रात धीरे धीरे बीत गई। सुबह होने लगी थी। आसमान हल्का नीला पड़ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। मंसूर उठकर बाहर आया। सामने एक हलवाई बड़े कड़ाहे में दूध उबाल रहा था। उबलते दूध से भाप उठ रही थी। उसे अचानक अपनी अम्मी की बात याद आ गई। जब भी चोट लगे न, हल्दी वाला दूध पी लेना, जख्म जल्दी भर जाएगा। यह याद आते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कितने दिनों से उसने अम्मी की आवाज को इस तरह महसूस नहीं किया था। वह हलवाई के पास गया। भाई, थोड़ा हल्दी वाला दूध मिलेगा? हलवाई ने उसकी घायल बाह देख ली। वह चिंतित होकर बोला, अरे, तुम घायल हो क्या? फिर तुरंत बोला, अगर चाहो तो मरहम भी दे दूं। मंसूर ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं शुक्रिया, मरहम है मेरे पास। तो दोस्तों, यह था प्रतिज्ञा भाग 21। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो कृपया लाइक और शेयर बटन दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस कहानी के नए भाग तथा दूसरी कहानियां आप तक जल्द पहुंच जाएं।